हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने प्यारे से विद्याकुल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा मैंने आपको वादा किया था बेटा, थ्योरी के साथ पूरे पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। तो उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का पहला सेशन आप सभी के सामने आज लेकर के आया हूं, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो टोटल 10 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। इन 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में के आने के चांसेस ज्यादा हैं। देखो, प्रैक्टिस क्या होती है? जब इंसान अभ्यास करता है, अभ्यास करता है, तो वो जाकर के महान बनता है। ठीक है, तो ध्यान से इस बात को समझना कि अगर एग्जाम को फोड़ना है, अच्छे अंक लाने हैं, तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ऐसी करनी पड़ेगी जो आप सभी के लिए मील का पत्थर साबित हो। ठीक है, तो प्यारे नन्हे मुन्ने से साथियों, आप सभी के लिए लेकर के आया हूं आज हम एनसीईआरटी के पहले चैप्टर, बोले तो सॉलिड स्टेट के 10 क्वेश्चन। वो 10 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में दिलाने वाले हैं 100% नंबर। चलो भाई, शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? आज से अपनी स्टार्ट हो रही एनसीईआरटी बुक। देखो, एनसीईआरटी बुक, ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा सा एग्जाम देना है, अच्छी सी किताब की प्रैक्टिस करने, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज जरूर सॉल्व किया करो। जब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को बेटा तुम सॉल्व करोगे ना, तो तुमको पता चलेगा तुमने वास्तव में अभी तक कितना पढ़ा और कितना अभी और पढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सभी को करा दे रहा हूं। टोटल 10 क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 के 1.1 से लेकर के 1.10 तक के जितने भी क्वेश्चन है बेटा, वो आज यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। यहीं से क्वेश्चन निकल करके हमारे एग्जाम में भी आता है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो एग्जाम वाले क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। चलो शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है डिफाइन। ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द टर्म ऑफ एमॉर्फस। एमॉर्फस जानते हो? एमॉर्फस सॉलिड दो तरीके के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एमॉर्फस क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। ठीक है, गिव द फ्यू एग्जांपल ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड। और तुम्हें क्या करने हैं? कुछ एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स देने हैं। तो हमने आपको बता रहा है एमॉर्फस का मतलब क्या है, पहले समझो। एमॉर्फस का मतलब होता है एमॉर्फस सॉलिड हैव द रैंडम डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मैंने क्या कहा था? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए, ऐसा अरेंजमेंट चलता है। लेकिन वही अगर अरेंजमेंट डिसऑर्डर है, जब ए के बाद जी ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, फिर बी आता जा रहा है, फिर कहीं बी से ए टपक पड़ा, फिर बी चलता गया, फिर कहीं से बी ए टपक पड़ा, मतलब अरेंजमेंट रेगुलर ना है। कैसा अरेंजमेंट? इरेगुलर आ जा रहा है, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट आ रहा है। अगर कभी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट डिसऑर्डर्ड हो जाता है, जिसे एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल जैसे देखो, जितने भी प्लास्टिक है वो एमॉर्फस सॉलिड है, ग्लास जो है वो भी एमॉर्फस सॉलिड है, रबड़ क्या है वो भी एमॉर्फस सॉलिड है। एक मैं और जोड़ूंगा, क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ये भी एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। प्यारे बच्चों, और एक चीज बताऊंगा, ये जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, कभी कभी इनके एमॉर्फस सॉलिड के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। तो बेटा याद रखना, ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखो। ठीक है, चलो भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों ने अच्छे से किया। चल भाई, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या आ रहा है? चल भाई, बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेक अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम द सॉलिड सच अ क्वार्ट्ज। What make a glass different from a solid such as quartz? Under what is the condition quartz can be converted into the glass? सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्या वो है डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है ग्लास और क्वार्ट्ज में। क्वार्ट्ज जानते हो, क्वार्ट्ज जो होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्या है बेटा? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और आपको पता है जो ग्लास होता है, ये जो ग्लास होता है ये एमॉर्फस सॉलिड है। ये क्या है बेटा? एमॉर्फस सॉलिड है। ये क्या है बेटा? एमॉर्फस सॉलिड है। तो हमसे ये कह रहे हैं कि एक तरफ तुम्हारी तरफ क्वार्ट्ज है, दूसरी तरफ आपको ग्लास दिया गया है। तो कह रहे हैं जो ग्लास और क्वार्ट्ज होता है ये एक दूसरे से अलग कैसे, डिफरेंट कैसे। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है किस कंडीशन पे क्वार्ट्ज को हम किस में बदल सकते हैं? ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कंडीशन, ऐसी कोई फेवरेबल कंडीशन तुम्हारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सके? तो सिंपल सी बात हो गई कि जो ग्लास है उसे एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, या इसे सौर ऊपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। आगे की बात करें, जो क्वार्ट्ज होता है वो एक क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। सिंपल सिंपल से टॉपिक को समझा करो, आंसर दो, बढ़िया नंबर आएंगे यार, टेंशन नहीं लेना। लाइफ का नाम है जीना, और जीते रहो, टेंशन क्यों? मारो गोली, सिर्फ पढ़ो।
उसके आगे कह रहे हैं व्हेन क्वार्ट्ज इज हीटेड एंड मेल्ट टू कूल वेरी रैपिडली, जब हम क्या करते हैं क्वार्ट्ज को बहुत तेजी से गर्म करते हैं फिर अचानक से उसे क्या करते हैं बहुत तेजी से ठंडा कर देते हैं। तो जब आप क्वार्ट्ज की बात करते हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। जब आप इसको हीट करते हो तो हीट करने पर काइनेटिक एनर्जी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बढ़ जाएगी, पार्टिकल इधर उधर रैंडम मोशन करेंगे, और जब ये रैंडम मोशन करते हैं बेटा, जब ये क्या करते हैं रैंडम मोशन करते हैं, अचानक से इसे ठंडा कर दो। जब तुम ठंडा कर दोगे जो पार्टिकल है उनकी सारी काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में चली जाएगी। तो बेटा जो जहां पे वहीं पे स्थिर हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पहले ऑर्डर अरेंजमेंट था अब वो कैसा हो गया, डिसऑर्डर। इसका मतलब पहले तेजी से गर्म करना फिर रैपिडली उसको क्या कर देना, ठंडा कर देना। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो कोई भी एमॉर्फस सॉलिड किसमें कन्वर्ट, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो सकता है, एमॉर्फस में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से जब हम क्वार्ट्ज को हीट करेंगे और तेजी से ठंडा कर देंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे कह रहे हैं इन ग्लास, ग्लास में जो होता है SiO टेट्राहेड्रल होता है एंड रैंडमली क्या होता है, ज्वाइंट होता है। क्लियर है। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा। कह रहे बताओ विच क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयोनिक सॉलिड। तुम्हें क्लासीफाइड करना है कौन सा आयोनिक सॉलिड है, कौन सा मेटेलिक सॉलिड है, कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है और कौन सा नेटवर्क सॉलिड है या फिर कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है। अगर हम टेट्रा फास्फोरस डेका हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो ये बेसिकली आप सभी को पता है ये क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, क्या ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, नहीं 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 नहीं, ये कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। ठीक है। ग्रेफाइट की बात करोगे तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी इसका नाम हो जाता है कोवैलेंट। कौन सा सॉलिड बनता है बेटा, आप याद रखें कोवैलेंट बनता है। अगर हम ब्रास की बात करते हैं तो ये मेटेलिक सॉलिड है, मेटल है ना बेटा, तो ये मेटेलिक सॉलिड बन जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ जाओ। अगर हम बात करते हैं अमोनियम फास्फेट की तो आप याद रखना ये आयोनिक सॉलिड है। ये कैसा है, आयोनिक सॉलिड है। आरबी की बात करें मेटल है तो मेटेलिक सॉलिड है। ये कैसा है बेटा, मेटेलिक सॉलिड है। P4 बात करें ये मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा, ये मॉलिक्यूलर है। ये आयोडीन क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अगर सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन मेटल है। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, तो कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल बनता है। क्या बनता है, कोवैलेंट। SiCx की बात करते हैं तो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, कोवैलेंट सॉलिड है। अगर LiBr की बात करोगे तो ये आयोनिक सॉलिड है। अगर प्लास्टिक की बात करोगे बेटा तो ये एमॉर्फस सॉलिड है। ये कैसा सॉलिड हो गया बेटा, ये एमॉर्फस सॉलिड का बात हो गया। नोट कर लेंगे सारे बच्चे इसको जल्दी 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 से। ये सारे क्वेश्चन मैं करा इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो कभी कम ना हो। ठीक है, ठीक है, समझ गए। कभी तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है बेटा वो कभी लो ना हो, इसके लिए बेटा इसको पढ़ा दे रहा हूँ कि बच्चों के मन में जो डर व्याप्त हो जाता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो सारे डर क्या हो जाए बेटा, खत्म हो जाए। वो सारे के सारे डर क्या हो जाए बेटा, खत्म हो जाए और तुम लोग क्या कर सको, अच्छाई से पढ़ाई कर सको। इसीलिए बेटा करा दे रहा हूँ, इसीलिए बेटा क्या कर रहा हूँ मैं, करा दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, सारे सारे नन्हे मुन्ने से बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्लास को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें तो नया क्वेश्चन अपने पास क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। कह रहे बताओ, अच्छा ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ था, अच्छा P4 O10 लिखा था क्या, अरे बेटा ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा। आयोडीन है तो I2 बनेगा, P4 है तो P4 बन जाएगा। नेटवर्क में ग्रेफाइट सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। ठीक है, रूबिडियम टेस्ट हो जाएगा, ब्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये मेटेलिक बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द मीन बाय द टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये पूछा गया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है, एक कोई पर्टिकुलर एटम है, ये पर्टिकुलर एटम जितने अनदर एटम के साथ सराउंडेड है, जितने अनदर एटम के साथ क्या है बेटा, सराउंडेड है, घिरा हुआ है, ये इसकी क्या कहलाएगी बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कहते हैं द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये एटम कितने एटम से गिरा है, 1 2 3 4 5 6, 6 से गिरा है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। नेक्स्ट आगे कह रहे हैं दूसरा है इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब तुमसे पूछा है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी। तो कह रहे हैं ईच स्पेयर ऑफ द हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इट कांटेक्ट विद 12 स्पेयर, कितने 12 से होता है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाती है। मैं लिख देता हूँ, अगर बॉडी सेंटर की बात करोगे तो ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, चाहे HCP की बात करो तो 12 लिखोगे, CCP की बात करो तो भी 12 भी लिखना है। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। नया क्वेश्चन क्या आ रहा है अपने पास,
कह रहे हैं हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ द अननोन मेटल इफ यू नोन द डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल। डायमेंशन का मतलब एज लेंथ पता हो जाए, ठीक है, ये सब क्या है, डायमेंशन के पार्ट है, ये सभी के सभी क्या बन जाते हैं बेटा, तुम्हारे डायमेंशन के पार्ट बन जाते हैं। तो कह रहे हैं अगर तुम्हें हम एटॉमिक मास बोले तो m दे देते हैं, और डायमेंशन बोले तो a दे देते हैं, ठीक है, a क्यूब दे देते हैं, वॉल्यूम देते हैं, एज लेंथ दे देते हैं, तो आप बताओ डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे। तो डेंसिटी अगर हम आपको देते हैं रो, तो बेटा डेंसिटी से हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास। तो फार्मूला लगाना है डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये फार्मूला लगा करके आप क्या कर सकते हो, आप इजिली से क्या कर सकते हो बेटा, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, क्या इजिली तुम कैलकुलेट कर सकते हो भाई, ये क्या बेटा, एटॉमिक मास किसी भी अननोन मेटल का। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, कमेंट द कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाईइथाइल ईथर एंड मीथेन फ्रॉम द डेटा बुक, you can to say about the intermolecular force between these molecules। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर की तरफ मूव करेंगे। आंसर कहता है स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी वो किस पे डिपेंड करती है, उनके जो पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनमें अट्रैक्शन कितना है। जैसे तुम्हारी अगर तुम्हारे दोस्त के साथ अच्छी दोस्ती है, गहरी दोस्ती, इसका मतलब बॉन्डिंग अच्छी है, इंटरेक्शन, एक दूसरे को लव ज्यादा करते हो, अट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा वीकेस्ट नेचर का बॉन्ड है, दोस्त रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे, ऐसे कहते हैं कॉमन फ्रेंड है। कॉमन फ्रेंड किसी के फ्रेंड ना होते जिनसे कोई दिल का वास्ता ना हो, लेकिन कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जिनसे दिल से लगा होता है, जिनसे दिल से लगा होता है बेटा, वो आपके लिए कॉमन फ्रेंड का काम नहीं करते, वो आपके बड़े गहरे मित्र होते हैं। तो ऐसे स्टेबिलिटी जो होती है वो पार्टिकल के इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल है। कहे हाइयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल। कह रहे हैं अगर किसी भी क्रिस्टल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब ये पता चलता है पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है। अगर पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं H2O प्लस C2H5 हो गए, H की बात करें तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये ज्यादा स्टेबल है। डाईइथाइल ईथर की बात करते हैं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से बॉन्डेड है। अगर मीथेन की बात करते हैं बीकर वांडर वाल बॉन्ड या फिर लंडन फोर्स के थ्रू एक दूसरे से जॉइंटेड होते हैं। मैंने बताया था जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूलर वांडर वाल फोर्स के थ्रू एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। क्लियर है, समझ गए ना। हाँ चल आजा आजा भाई आजा, नए क्वेश्चन की तरफ चले। नया क्वेश्चन अपने पास क्या है सर, नया क्वेश्चन अपने पास सेम उसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट को चेक करोगे, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है किसका कम है। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 273 है, इथाइल अल्कोहल का 158 है, उसके बाद डाई एथिल ईथर वांडरवाल ये कह सकते हो डाइपोल इंटरेक्शन है 150 है। जबकि मीथेन की बात करेंगे तो वांडरवाल फोर्स है जो सबसे वीकेस्ट नेचर का फोर्स होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। क्लियर है, चल भाई नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। नया क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टर्म। अगर कहा जाए तुमसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में तुम्हें क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, दोनों में डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। तो HCP की बात करते हैं तो इसी का नाम होता है बेटा क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर CCP की बात करें तो आपको पता है इसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो अगर हम दोनों की बात करते हैं बेटा तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, ए के बाद बी आता है, बी के बाद ए आता है, ए के बाद बी आता है, मतलब अल्टरनेटिंग पोजीशन पर सिमिलर लेयर क्या होती है, रिपीट हो जाती है, ठीक है। और इसकी जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर ऑफ एटम कवर द टेट्राहेड्रल वाइड ऑफ द सेकंड लेयर, सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करता है। इसमें अरेंजमेंट ABC ABC टाइप का होता है। और इसमें क्या होता है, थर्ड लेयर ऑफ एटम कवर द ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये ऑक्टाहेड्रल सेकंड वाइड को कवर करता है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड कवर होते हैं और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होते हैं बेटा, कवर होते हैं। अगर तुमसे टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या पूछी जाए तो याद रखना 8 है, ऑक्टाहेड्रल वाइड की संख्या पूछा जाए तो बेटा 4 है, ठीक है। क्लियर है, चल भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में डिफरेंस बता दो। कर लोगे इसको, आसान है। क्रिस्टल लैटिस एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है जबकि यूनिट सेल उसका बहुत स्मॉलेस्ट सा पार्ट होता है, बहुत स्मॉलेस्ट सा क्या होता है बेटा, पार्ट होता है। क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चल थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या डिफरेंस है भाई। कह रहे इट इज द ओपन स्पेस बिटवीन द 4 टचिंग स्फीयर। जैसे 4 टचिंग स्फीयर है, 4 स्फीयर है, जब ये आपस में क्या करते हैं बेटा, टच करते हैं, इनके सेंटर को आपस में लो, चौथे एटम के साथ कनेक्ट कर दो, तो ये जो स्फीयर बनता है, जो स्पेस बनता है, डेट इज टेट्राहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या होता है, 3 एटम नीचे होते हैं, इनके सेंटर को मिक्स करते हैं, एक एटम ऊपर होते हैं ऐसे।
तो जब चारों एटम को मिलाओगे तो एक क्यूबिक हेड ऊपर मिलेगा, एक क्यूबिक हेड नीचे मिलेगा, इन सबको आपस में कनेक्ट कर दो, ये जो वाइड बनेगा डेट इज ऑक्टाहेड्रल। ये क्या बनेगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल वाइड मिल जाएगा। क्लियर है? चलो भाई थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैटिसेस पॉइंट देयर इज वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिसेस। अगर फेस सेंटर्ड है तो बताओ भाई कितने लैटिसेस पॉइंट होते हैं। तो पहले लैटिसेस पॉइंट को समझो। हमने बताया था जहां पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है क्रिस्टल में, जहां पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, प्रेजेंट है, जहां पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है बेटा, प्रेजेंट है, प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बोलते हैं बेटा लैटिस पॉइंट। ये इसके कहा जाता है लैटिस पॉइंट। क्या कहा जाता है बेटा, ये आपका कहा जाता है लैटिस पॉइंट। ये आपका क्या कहा जाता है बेटा, ये आपके लिए कहा जाता है लैटिस पॉइंट। अब लैटिस पॉइंट देखो, अगर हम एफसीसी की बात करते हैं तो एटम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम एफसीसी की बात करें तो एटम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे, एटम प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर पे। जो कॉर्नर के एटम होते हैं वो टोटल होते हैं 8 और फेस सेंटर के होते हैं बेटा 6। टोटल मिलाकर के कितने लैटिसेस पॉइंट है बेटा, 14। कितने लैटिसेस पॉइंट है बेटा, 14। अगर वहीं पे हम बीसीसी की बात करते हैं तो बीसीसी की बात करो तो बीसीसी में एटम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एटम प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे, साथ में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर पे। अगर कॉर्नर की बात करते हैं तो कॉर्नर में टोटल एटम है 8 और बॉडी सेंटर पे टोटल एटम कितने हैं, 1। टोटल मिलाकर के कितने, 9 लैटिसेस पॉइंट कितने, 9। अगर वही एससीसी की बात करेंगे तो तुम्हारे पास हो जाएंगे बेटा कितने, एटम केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो टोटल लैटिसेस पॉइंट बनेंगे 8। क्लियर है? चल भाई नए पॉइंट पे मूव करेंगे, नए पॉइंट पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द डिफरेंट बिटवीन द मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल, आयनिक एंड द हार्ड एंड द ब्रिटाइल। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है। कह रहा है सिमिलरिटी बिटवीन द मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल। सिमिलरिटी क्या है, बोथ मेटेलिक एंड बोथ आयनिक एंड मेटेलिक जो क्रिस्टल हैं हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मेटल्स होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है और मेटल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, दोनों में अट्रैक्शन होता है, इस कारण से इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। वहीं पे आयनिक क्रिस्टल की अगर बात करोगे तो आयनिक क्रिस्टल में भी दो तरीके के चार्ज क्रिएट होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को कैटायन और नेगेटिव को एनायन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों किस फोर्स से जुड़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं। दीज आर बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज आयंस। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं। व्हाइल इन द मेटल्स में दीज आर बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द कर्नल्स। अब देखो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे इलेक्ट्रॉन बोल दोगे, कर्नल्स जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है जिसको हम कर्नल्स कहते हैं। द बोथ हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इन दोनों के बीच में हाई मेल्टिंग पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कह रहे बोथ आयनिक एंड मेटेलिक हैव द नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं बेटा, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल, अब दोनों में डिफरेंस देखो। इन आयनिक क्रिस्टल आयंस आर नॉट फ्री टू मूव द आयनिक क्रिस्टल डू द नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन क्या बेटा, मोल्टन स्टेट। क्या बेटा, मोल्टन आर द एक्वस स्टेट। व्हाइल द मेटेलिक क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन आर द फ्री टू मूव। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते, सॉरी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर बहुत ज़्यादा है। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो घूमेंगे टहलेंगे मौज करेंगे मस्ती करेंगे, जब ये घूमेंगे टहलेंगे मौज करेंगे मस्ती करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ जी करेंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से कंडक्ट करते हैं, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल आर द स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हेल द मेटेलिक क्रिस्टल मे बी द वीक और द स्ट्रॉन्ग डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एंड द साइज ऑफ द कर्नल्स। ये इस बात पर डिपेंड करता है कितने बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज क्या है। छोटा साइज होगा तो लेस स्टेबल, पॉजिटिव ज़्यादा बड़ा साइज होगा ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, नोट कर लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा तुम्हारे लिए। इन आयनिक सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन आर क्लोजली पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस द इलेक्ट्रोआयनिक सॉलिड ड्यू टू द लेस स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल दे हैव द ब्रिटाइल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, ये ब्रिटाइल होता है। ठीक, तो आज की चर्चा को बेटा यहीं पे करेंगे समाप्त। ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक के, इसलिए बेटा सॉल्व करना, अच्छे से लिखना, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना क्योंकि यही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट
बृहस्पति बुधवार को आपके सामने आएगा, उसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट करना। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर।